डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। टेलीमानस मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियों को डिकोड करेंगे। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदने पर बातचीत कर रहा है। ये फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं और इसका निर्माण पाकिस्तान में ही होता है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत के पड़ोस में एक नया रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं जो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि अब दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। आप चाहे देश के किसी भी राज्य या किसी भी शहर में रहते होंगे, आपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग हर सड़क पर देखी होगी। अब लोग जुर्माने और चालान से भी नहीं डरते, इसलिए अब दिल्ली और गुरुग्राम जैसी जगहों पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। आज हम इसका भी एक विश्लेषण करेंगे और हमारा आखिरी विश्लेषण उन माता पिता के लिए है जिन्होंने किसी कारण से अपने बच्चों को खो दिया। देश के एक मशहूर उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल की 49 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। इसके बाद अनिल अग्रवाल ने एक उद्योगपति के तौर पर नहीं बल्कि एक टूटे हुए पिता के तौर पर एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें वो गम में डूबे हुए एक पिता का दर्द बयां कर रहे हैं। आज अनिल अग्रवाल की ये चिट्ठी देश के हर माता पिता को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बांग्लादेश के बारे में एक और बड़ी खबर हमारे पास आपके लिए ये है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। 6 जनवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में एक डिफेंस डील पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 फाइटर जेट्स बेचने का ऑफर दिया है और यह जानकारी खुद पाकिस्तान ने ही दी है। JF-17 एक छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है और इस विमान का निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाता है। दुनिया के बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स को सिर्फ असेंबल करता है और इसके ज़्यादातर महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स आज भी चीन से ही बनकर आते हैं। वरना पाकिस्तान के पास इतनी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं कि पाकिस्तान अपने स्तर पर कोई हवाई जहाज़ बना सके। कोई छोटा मोटा हवाई जहाज़ भी पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी सारी चीन की है, स्पेयर पार्ट सारे चीन के हैं और इन्हें वहाँ सिर्फ असेंबल कर लिया जाता है। अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है और पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट हमले के दौरान भारत के खिलाफ भी किया था। पाकिस्तान, आपको याद होगा, उसने ये भी दावा किया था कि इसी लड़ाकू विमान की मदद से उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। लेकिन करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, इसके बाद भी पाकिस्तान आज तक इसका एक सबूत नहीं दे पाया है। इसका मतलब ये झूठ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चीन के बने हथियारों की खूब मार्केटिंग की और पूरी दुनिया को यह झूठ बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों ने कमाल कर दिया था। और अब ऐसा लगता है कि उन्हें लीबिया के बाद बांग्लादेश के रूप में दूसरा क्लाइंट मिल सकता है जो उनके इस झूठे मार्केटिंग के झांसे में आ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डील में चीन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर अब भारत के ही पड़ोस में एक नया रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं जो भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है और वो एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था और पाकिस्तान का एक हिस्सा था और भारत ने ही इस देश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। आप मानचित्र पर भारत और बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश 3 दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को भारत से कोई खतरा नहीं है, ना पहले था ना आज है।
1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था, हमारी मदद से हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी। तो फिर बांग्लादेश भारत के दुश्मन पाकिस्तान से ये फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पहले ही अपने हथियारों के लिए चीन पर निर्भर है और अब वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को भी पूरी तरीके से चीन के नजदीक ला रहा है और उससे कह रहा है कि आप भी चीन के ही हथियार खरीदिए। अब आपको पाकिस्तान के इस JF-17 फाइटर जेट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। JF-17 की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। बाकी विमानों के मुकाबले ये एक सस्ता फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास इस समय ऐसे 150 लड़ाकू विमान हैं और वो ऐसे कुल मिलाकर 200 फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच वर्ष 1999 में JF-17 बनाने के लिए एक समझौता हुआ था और वर्ष 2003 में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी और पाकिस्तान अब तक अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसे छोटे और गरीब देशों को यह लड़ाकू विमान बेच चुका है। अब लीबिया के साथ भी इस विमान की बिक्री का एक समझौता पाकिस्तान का हो चुका है। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो गरीब हैं और ये देश पश्चिमी देशों में बने महंगे फाइटर जेट्स खरीद नहीं सकते। इसके साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश के पायलट्स को भी ट्रेनिंग देगा और उसे कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी देगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान दुनिया के मुस्लिम देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और अपने आप को उनके रक्षक के तौर पर दिखाना चाहता है और इसके लिए वो चीन के हथियारों की अब मार्केटिंग कर रहा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान चीन के हथियारों का एक मार्केटिंग मैनेजर बन गया है। हालांकि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो खुद दूसरे देशों से कर्जा लेकर अपना काम चला रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं, जब भी ऐसी कोई बड़ी मीटिंग होती है तो वो अपने साथ वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को क्यों रखते हैं? हर मीटिंग में असीम मुनीर क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं बैठकों के दौरान जनरल असीम मुनीर इन देशों को चीन में बने सस्ते हथियारों को बेचने का ऑफर देते हैं, उन हथियारों की मार्केटिंग करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती दोस्ती के बीच अगली खबर यह है कि पूरे 13 साल के बाद यानी वर्ष 2012 के बाद पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीधी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। 29 जनवरी से बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान के कराची तक एक नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू होगी। इसे बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन शुरू कर रही है, यानी यह फैसला कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों है। वर्ष 2012 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में इतना तनाव आ गया था कि इस डायरेक्ट फ्लाइट को रोक दिया गया था। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि कुछ वर्ष पहले तक दोनों देशों के बीच कितना तनाव था कि दोनों ने डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया। दोनों के बीच में कोई फ्लाइट ही नहीं थी इतने वर्षों तक। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फ्लाइट भारत की हवाई सीमा से होकर जाएगी? तो ढाका से कराची के बीच सबसे छोटा हवाई रास्ता भारत के ऊपर से ही गुजरता है, जिसकी दूरी 2370 किलोमीटर है। यह सबसे छोटा रास्ता है, जबकि बांग्लादेश से श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान जाने पर यह दूरी लगभग 4600 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, यानी दूरी लगभग दुगनी हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी हवाई सीमा में एक दूसरे की एयरलाइंस के दाखिल होने पर पाबंदी लगाई हुई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी फ्लाइट दोबारा शुरू करने की घोषणा वर्ष 2024 में हुई थी, जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। और अब बहुत जल्द ये जो फ्लाइट है ये शुरू हो सकती है। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी एक डिफेंस और फाइनेंस डील पर बातचीत चल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले ही लगभग 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। अब इस कर्जे के बदले में पाकिस्तान अपने यही JF-17 फाइटर जेट्स सऊदी अरब को भी देगा। शायद दुनिया में यह पहला मामला है जब कोई देश अपना कर्ज चुकाने के लिए हथियार दे रहा है।
सऊदी अरब को पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर है और शायद इसीलिए वो अपने इस कर्ज के बदले में पाकिस्तान से हथियार लेने के लिए तैयार हो भी जाए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये डील करीब 36,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इसमें सऊदी अरब को पाकिस्तान से करीब 100 JF-17 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। एक JF फाइटर जेट की जो कीमत है करीब 350 करोड़ रुपए है और इस डील में 18,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिया तो था लेकिन अब तक उसे लौटाया नहीं है। आपको याद होगा पिछले वर्ष सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी हुआ था और इसके तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और तब यह भी दावा किया गया था कि समझौते में परमाणु बम भी शामिल है और परमाणु बम इन दोनों देशों में पाकिस्तान के पास है। और ऐसा बहुत उस समय ये बात चली थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए आपको अपना परमाणु हथियार जो है वो मुहैया करा सकते हैं। हालांकि इस रक्षा समझौते में जो उन्होंने साइन किया था परमाणु हथियारों का कोई जिक्र नहीं था। पिछले वर्ष नवंबर में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी एक समझौता हुआ था और इसमें दो बड़ी बातें थीं। पहला, अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना मेजर नॉन नेटो एलाई बनाने की घोषणा की थी। एक बहुत बड़ी बात थी कि नेटो के बाहर अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना एक बड़ा सहयोगी देश माना। दूसरा, अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना लेटेस्ट F-35 फाइटर जेट देने का भी ऐलान किया था। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी आसानी से कोई रेडार इसे पकड़ नहीं सकता। अब सवाल यह है कि जब सऊदी अरब को दुनिया का सबसे आधुनिक विमान अमेरिका से मिल ही रहा है तो वो पाकिस्तान से इस छोटे JF-17 फाइटर जेट को लेकर क्या करेगा और वो ये फाइटर जेट लेगा क्यों? सऊदी अरब की सेना के पास इस समय अमेरिका में बने 225 F-15 फाइटर जेट्स हैं और 70 यूरो फाइटर टाइफून जेट्स हैं। इसे ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली ने मिलकर बनाया है और सऊदी अरब के पास 80 टॉर्नेडो फाइटर जेट्स भी हैं और इस प्लेन को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने ही बनाया है। इन विमानों के मुकाबले पाकिस्तान और चीन का ये JF-17 फाइटर जेट कहीं नहीं ठहरता, इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया भर में अब इस डील पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चाहे बांग्लादेश हो या फिर सऊदी अरब हो, वो इस प्रकार के विमानों का करेगा क्या। भारत के पड़ोसियों के बाद अब हम उस सवाल की चर्चा करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और वो सवाल ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों हासिल करना चाहते हैं। आपने देखा होगा ग्रीनलैंड पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसा ग्रीनलैंड में क्या है और क्या आप इस पूरे मुद्दे को समझते हैं? हमें लगा आज हम ग्रीनलैंड के बारे में आपके सामने एक एक्सप्लेनर रखते हैं ताकि आप इस मुद्दे को ठीक से समझ सकें। तो अब पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या अमेरिका की सेना अब ग्रीनलैंड पर भी हमला करेगी। इसका जवाब ये है कि अब तक अमेरिका का कोई हमला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड पर राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं और इसकी 3 वजहें हैं। पहला, ग्रीनलैंड में 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार हो सकता है, ऐसा अनुमान है और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों में से एक होगा जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना बड़ा भंडार है। इस मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन के पास 4 करोड़ 40 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और अमेरिका के पास इसके मुकाबले सिर्फ 19 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है और अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है और हर हालत में उसे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को बेचने की कोशिश की थी, इसलिए अमेरिका को पूरी दुनिया में हर जगह रेयर अर्थ मिनरल्स की तलाश है, जहां भी मिलेगा वो लेने की कोशिश करेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है। ग्रीनलैंड अगर उनके कब्जे में आ गया तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में पूरी दुनिया में अमेरिका सुपर पावर बन जाएगा, दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ग्रीनलैंड में करीब 52 बिलियन बैरल तेल और नेचुरल गैस होने का अनुमान है
वहां का लगभग 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और इसके नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। यहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बर्फीले पहाड़ के नीचे एक खजाना है और आप कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड दुनिया का एक बहुत बड़ा खजाना है जो बर्फ से ढकी हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इन पहाड़ों की, इन पहाड़ों के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उस खजाने पर अमेरिका की नजर है। और तीसरा, ग्रीनलैंड उस समुद्री रास्ते पर मौजूद है जहां से रशिया की पनडुब्बियां और युद्धपोत अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं, यानी रशिया पर नजर रखने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। अब आपको दुनिया के मानचित्र में दिखाते हैं कि ग्रीनलैंड कहां पर मौजूद है। आप मानचित्र पर देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आबादी है सिर्फ 57,000, क्योंकि यहां मौसम ऐसा है कि यहां पर आमतौर पर कोई आबादी हो ही नहीं सकती, यहां पर रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए सिर्फ 57,000 लोग इतने बड़े द्वीप पर रहते हैं और यह यूरोप के एक देश डेनमार्क के अधीन आता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। व्हाइट हाउस ने यह बयान दिया है कि ग्रीनलैंड को हासिल करने का विचार कोई नया नहीं है और अमेरिका की सुरक्षा के लिए पिछले 200 वर्षों से ज्यादा समय से इस पर अमेरिका लगातार विचार कर रहा है। Well, that's something that's currently being actively discussed by the president and his national security team. And I would point out that the acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. तो अमेरिका असल में ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। अगर खरीद लेगा तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले वर्ष 1867 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड इन दोनों को खरीदने की बात की थी और यह वही वर्ष था जब अमेरिका ने रशिया से अलास्का प्रांत को भी खरीद लिया था। अलास्का भी पहले रशिया के पास था और अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। वर्ष 1910 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के बदले डेनमार्क को फिलीपींस का एक द्वीप देने का प्रस्ताव रखा था, यह 1910 में। और वर्ष 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड को खरीदने का एक गोल्डन ऑफर भी दिया था। उन्होंने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के बदले 900 करोड़ रुपए का गोल्ड देने का ऑफर दिया, जिसे डेनमार्क ने उस समय ठुकरा दिया था। फिर वर्ष 2019 और 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही, लेकिन डेनमार्क ने एक बार फिर से इनकार कर दिया और कहा कि हम नहीं बेचेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर वेनेजुएला जैसा ही कोई ऑपरेशन कर देता है, यानी हमला कर देता है, तब क्या होगा? तो पहले अमेरिका ने कहा कि आप बेच दीजिए, हम पैसा दे देंगे। अब अगर डेनमार्क बेचने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कोई नया ऑपरेशन कर दिया, हमला कर दिया, तब क्या होगा? अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नेटो के सदस्य हैं। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर किसी भी दूसरे देश के हमले को सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच है। नेटो के संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर नेटो में ही शामिल एक देश दूसरे सदस्य देश पर हमला करता है तब क्या होगा। इस बात की असल में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। नेटो को रशिया के हमले से पश्चिमी देशों को बचाने के लिए बनाया गया था। ये जो पूरी संस्था है ये रशिया के खिलाफ बनी थी, लेकिन अब खुद अमेरिका ही नेटो के सदस्य देश पर हमले की धमकी दे रहा है। नेटो में इस समय 32 देश हैं और वर्ष 1949 में इसकी स्थापना करने वाले 12 सदस्यों में अमेरिका और डेनमार्क दोनों शामिल थे, यानी दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड मिलकर भी अमेरिका की सैन्य ताकत का जरा भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से नेटो पर निर्भर है। यहां तक कि डेनमार्क के पास जो F-16 और F-35 फाइटर जेट्स हैं वो भी मेड इन अमेरिका हैं। करीब 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क की सेना सिर्फ 17,000 के आसपास है, जबकि अमेरिका के पास करीब 5.5 लाख सैनिक हैं। यूरोपीय देश डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं।
नेटो के टूटने की चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन वो खुलकर अमेरिका का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। On Greenland, allow me to be clear. Greenland belongs to its people. Nothing can be decided about Denmark and about Greenland without Denmark or without Greenland. They have the full support and solidarity of the European Union. Europe will remain a firm and unwavering champion of international law and multilateralism. Cannot accept violations of the international law, whether in Cyprus, Latin America, Greenland, Ukraine or Gaza. Es ist vollkommen klar, über das Schicksal Grönlands entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer und das Königreich Dänemark, zu dessen Hoheitsgebiet Grönland gehört. Die in der UN-Charta festgeschriebenen Prinzipien der Souveränität, der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen müssen eingehalten werden. Alle Fragen, die die Sicherheit im arktischen Raum betreffen, müssen natürlich im NATO-Rahmen besprochen werden. Und das tun wir auch. Und dazu gibt es auch die jederzeitige Bereitschaft, das offen im Bündnis zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass der Kollege Rubio jetzt auch angekündigt hat, über derartige Fragen mit der Regierung des Königreichs Dänemark zu sprechen. Das ist mit Sicherheit sinnvoll und unterstützenswert. अब देखिए, चाहे यूरोपीय देशों के बड़े बड़े नेता हों या फिर यूरोपीय यूनियन हो या यूरोपीय काउंसिल हो, ये सारे लोग बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों में एक डर भी है। यूरोप का कोई भी देश या कोई भी संगठन इस समय इतना ताकतवर नहीं है कि वो अमेरिका का सामना कर सके। अमेरिका की सेना और उसके हथियार इतने ताकतवर हैं कि कोई भी उसके सामने आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप को शांति दूत कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया है और अब जो कुछ वो ग्रीनलैंड के लिए बात कर रहे हैं, इसके बाद वो किस मुंह से रशिया को यूक्रेन पर हमला करने से रोकेंगे? क्या कहकर वो रशिया से ये कहेंगे कि आप यूक्रेन पर हमला रोक दीजिए? क्या कहकर वो चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकेंगे? जब वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं, जब वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं, तो ना तो वो चीन को रोक पाएंगे और अब ना रशिया को रोक पाएंगे। अगला सवाल यह है कि क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जरूरत है? तो वर्ष 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाने, अपने सैनिक तैनात करने और ऑपरेशन चलाने की इजाजत है। शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिका के 5 मिलिट्री बेस थे, लेकिन आज वहां अमेरिका का एक ही मिलिट्री बेस है, जिसमें रशिया के किसी हमले से बचने के लिए अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं पर तैनात किया हुआ है। वर्ष 1952 में डेनमार्क ने एक कानून बनाया था कि अगर ग्रीनलैंड पर कभी हमला हो तो वहां तैनात सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का हमला हुआ तो ग्रीनलैंड में मौजूद डेनमार्क की सेना तुरंत जवाबी हमला कर सकती है। यह अलग बात है कि डेनमार्क की सेना अमेरिका की सेना के सामने कहीं भी ठहरेगी नहीं। यह युद्ध एक दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश से कोई राज्य या इलाका खरीदा हो। वर्ष 1803 में अमेरिका ने फ्रांस से 135 करोड़ रुपए में 7 इलाके खरीदे थे। 1819 में अमेरिका ने स्पेन से एक समझौता करके फ्लोरिडा को लिया था। वर्ष 1848 में उसने कैलिफोर्निया और एरिजोना का कुछ हिस्सा मैक्सिको से 155 करोड़ रुपए में खरीदा था। 1867 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का लगभग 65 करोड़ रुपए में खरीदा। यानी अमेरिका के 50 राज्यों में से लगभग 15 राज्य ऐसे हैं जिन्हें उसने दूसरे देशों से खरीदा है। कई बार कुछ देश समझौता करके अपना कोई इलाका दूसरे देशों को दे देते हैं। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने वर्ष 1963 में पीओके का लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को ऐसे ही दे दिया था और भारत पाकिस्तान के इस फैसले को आधिकारिक मान्यता आज तक नहीं देता। आपको संक्षेप में ग्रीनलैंड का इतिहास भी बताते हैं। 18वीं सदी में ग्रीनलैंड को
डेनमार्क ने अपना एक उपनिवेश बनाया था और 1953 में उसे एक राज्य का दर्जा दिया। 2009 में एक कानून बनाकर ग्रीनलैंड के लोगों को यह अधिकार दिया कि वो जनमत संग्रह के जरिए खुद को एक स्वतंत्र देश कभी भी घोषित कर सकते हैं। और हो सकता है कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक संघर्ष हो जाए, लेकिन ग्रीनलैंड के निवासी अपने लिए जनमत संग्रह के जरिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं और वो ये तय कर सकते हैं कि वो एक स्वतंत्र देश बनेंगे और उसके बाद वो अमेरिका के साथ जाने से इनकार भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो कुछ वेनेजुएला में हो रहा है उसके पीछे का खेल क्या है, और ये है अमेरिका के पेट्रो डॉलर का खेल, और इसी को आज हम डिकोड करेंगे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यह लगभग 304 बिलियन बैरल है, जो पूरी दुनिया का करीब 17 से 18% है। तो पहले तो आप ये समझिए कि दुनिया का 17 से 18% तेल भंडार अकेले वेनेजुएला के पास है, सबसे बड़ा तेल भंडार। दूसरा देश है ईरान। ईरान के पास भी 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। इसके बाद इराक में 201 बिलियन बैरल का तेल है, और लीबिया में 50 बिलियन बैरल तेल है। अमेरिका खुद तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन वो पेट्रो डॉलर को कंट्रोल करना चाहता है। अब पेट्रो डॉलर क्या है? पेट्रो डॉलर का मतलब है कि दुनिया में तेल का कारोबार सिर्फ एक ही करेंसी में किया जाए, और वो करेंसी होगी अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर। और वर्ष 1974 में अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक बहुत बड़ी डील की थी, जिसमें यह तय किया गया कि सऊदी अरब अपना सारा क्रूड ऑयल अब यूएस डॉलर में बेचेगा, इसके अलावा किसी और करेंसी में नहीं बेचेगा। और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देगा, यानी मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। शर्त यही है कि सऊदी अरब जितना भी तेल बेचेगा अपना, वो सब डॉलर में बेचेगा। और इसकी वजह से दुनिया भर में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अमेरिका ने खूब डॉलर प्रिंट किए और डॉलर दुनिया की एक रिजर्व करेंसी बन गया, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि तेल किसी का भी हो, खरीदे कोई भी, लेकिन ये जो सौदा है, पेमेंट जो है वो डॉलर में होना चाहिए। और अभी तक अमेरिका ये सुनिश्चित करता आया है कि दुनिया भर में जो तेल की बड़ी बड़ी डील्स हैं वो डॉलर में हो, और उसी की वजह से डॉलर जो है वो मजबूत रहता है और दुनिया में डॉलर की डिमांड बनी रहती है। लेकिन कुछ देशों ने डॉलर में होने वाले इस कारोबार को चुनौती देने की हिम्मत की। वर्ष 2000 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कहा कि वो अपने तेल को डॉलर की बजाय यूरो में बेचेंगे, जिसके बाद 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और कहा कि इराक केमिकल वेपन्स बना रहा है, और फिर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी की सजा दे दी। तो इराक को उन्होंने रोक दिया, अपने कब्जे में ले लिया। आज इराक की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। आज भी इराक की बहुत बुरी स्थिति है। इसके बाद लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी ने गोल्ड बेस्ड करेंसी की बात की, और उन्होंने कहा कि मैं भी एक अलग करेंसी में अब अपना तेल बेचूंगा, यूएस डॉलर को चुनौती दी। तो उन्हें भी वर्ष 2011 में सत्ता से हटा दिया गया। और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो के साथ भी यही हो रहा है। असल में मदुरो ने भी चीन को युआन में और रशिया को रूबल में तेल बेचना शुरू कर दिया था, और वो ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। ब्रिक्स इस समय दुनिया की जीडीपी का 35 से 40% तक कंट्रोल करता है, और इसमें लगातार नए देश जुड़ रहे हैं। अमेरिका को डर था कि वेनेजुएला का इतना बड़ा ऑयल रिजर्व अगर ब्रिक्स के साथ चला गया तो डॉलर की जो बादशाहत है ये खत्म हो जाएगी, जो अमेरिका को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। और 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। अब ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में तेल का कारोबार अमेरिका की कंपनियां चलाएंगी। अमेरिका ने ईरान पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए, और इस समय ईरान अपना ज्यादातर तेल चीन को दूसरी करेंसी में बेच रहा है। और हाल ही में ट्रंप ने ईरान को भी ऐसे ही धमकी दी है। यह सिर्फ 1 या 2 देशों की कहानी नहीं है, असल में ये यूएस डॉलर के वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। और इसकी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर कोई देश यूएस डॉलर को चुनौती देता है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये पूरी दुनिया कई बार देख चुकी है, और एक बार फिर पूरी दुनिया ये होते हुए देख रही है। क्या आप जानते हैं कि इस हमले में वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की रणनीति क्या थी?
वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के 15,000 सैनिकों ने सिर्फ 140 मिनट में निकोलस मदुरो को पकड़ लिया, जबकि वेनेजुएला की सेना में लगभग 1.25 लाख सैनिक हैं। तो 15,000 सैनिक 1.25 लाख सैनिकों की सेना पर हावी हो गए और इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका की सेना पूरी तरह से वेनेजुएला पर हावी थी। वेनेजुएला के ज्यादातर हथियार सोवियत युग के हैं। उनकी वायुसेना में सिर्फ 30 से 39 विमान ही उड़ने के काबिल हैं, जबकि अमेरिका ने अपने 150 एयरक्राफ्ट का इस हमले में इस्तेमाल किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस बड़े अंतर ने वेनेजुएला की सेना को अमेरिकी हमले के सामने बिल्कुल प्रभावहीन बना दिया और वो अपने राष्ट्रपति मदुरो को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। वेनेजुएला पर हमले को सही ठहराने के लिए ट्रंप ने एक सिद्धांत दिया है और उसे कहते हैं डॉनरो डॉक्ट्रिन। ट्रंप का यह सिद्धांत ऐतिहासिक मोनरो डॉक्ट्रिन की याद दिलाता है। अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने वर्ष 1823 में यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के मुताबिक बाहरी ताकतें अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अपने नए उपनिवेश नहीं बना सकते थे और किसी भी बाहरी ताकत की दखलंदाजी को अमेरिका शत्रुतापूर्ण कदम मानेगा। अब 200 साल बाद मनरो डॉक्ट्रिन की ट्रंप ने एक प्रकार से रीपैकेजिंग की है। जैसा ऑपरेशन अमेरिका ने वेनेजुएला में चलाया, ठीक वैसा ही ऑपरेशन रशिया ने यूक्रेन के लिए 4 साल पहले 2022 में प्लान किया था। युद्ध के पहले ही दिन रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था। रशिया का प्लान यह था कि इस एयरपोर्ट से वो कीव पर तेजी से निर्णायक हमले करेगा, लेकिन रशिया का यह प्लान फेल हो गया और यूक्रेन ने एक भीषण हमले में इस एयरपोर्ट को बर्बाद करके रशिया की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अगर तब रशिया कामयाब हो जाता तो शायद 4 दिन में ही कीव पर रशिया का कब्जा हो सकता था और जो युद्ध 4 साल से चल रहा है वो 4 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन एक और बड़ी बात है, अमेरिका ने यह तय किया कि वो शुरू में ही 5 मिनट के अंदर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को अपने कब्जे में ले लेगा। तो देखिए, जब किसी हमले में आप सीधे किसी देश के शीर्ष नेता को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो फिर वो देश लड़ाई करने के काबिल नहीं रहता, वो देश बिल्कुल बिखर जाता है। तो इस हमले में भी आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। इस हमले में भी अमेरिका ने बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना तय ये किया था कि वो शुरुआती 5 मिनट के अंदर ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति कब्जे में आए उसके बाद पूरी व्यवस्था बिखर गई। देश को चलाने वाला कोई था नहीं और ना सेना कुछ कर पाई और ना देश की जो व्यवस्था है जो पहले से ही बिखरी हुई थी, ना ही वो अपने राष्ट्रपति की रक्षा कर पाए। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी युद्ध में अगर कोई देश शुरुआत में ही किसी दूसरे देश के शीर्ष नेता को इस प्रकार से गिरफ्तार कर लेता है तो फिर वो युद्ध उसी समय समाप्त हो जाता है और यही अमेरिका ने इस बार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के एक भी जवान की जान नहीं गई। यानी अमेरिकी जो सेना थी, डेल्टा फोर्स के जो कमांडोज थे, सारे के सारे सुरक्षित वापस आ गए। एक भी सैनिक की जान अमेरिका ने इस ऑपरेशन में नहीं गंवाई। यानी ये पूरी तरीके से सफल रहा। बिना किसी नुकसान के अमेरिका के सारे सैनिक वहां से ये ऑपरेशन फिनिश करके लौट आए। अब अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2003 में अमेरिका इराक के पास जैविक और रासायनिक हथियार होने का आरोप लगाकर उसने हमला किया और सिर्फ 1 महीने में बगदाद पर कब्जा करके इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। और फिर 2004 में अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इराक के पास कोई जैविक या रासायनिक हथियार नहीं मिला। आज इराक की क्या हालत है आपने देख लिया। लीबिया के लिए अमेरिका ने वर्ष 2011 में कहा कि वहां नागरिकों का नरसंहार हो सकता है और अमेरिका ने मार्च 2011 में नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। बाद में कहा गया कि यह हमला गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई खुफिया जानकारी पर आधारित था। 2017 में अमेरिका ने सीरिया पर अपने ही नागरिकों पर रासायनिक हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया और फिर सीरिया पर भी हमला कर दिया। हालांकि यह आरोप कभी भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाए। और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर भी 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को शरण देने का आरोप लगाकर हमला किया। और 2011 में ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिला
जहां उसे अमेरिकी फोर्सेस ने मार दिया। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका अलग अलग बहाने लगाकर इन सारे देशों में घुस तो गया, सत्ता परिवर्तन कर दिया, विद्रोह करवा दिया, वहां के नेताओं को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया, फांसी की सजा दे दी या उन्हें मरवा दिया। लेकिन ये सब कुछ किया लोकतंत्र के नाम पर, वहां के लोगों की जान बचाने के नाम पर, वहां पर संविधान को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के नाम पर। लेकिन आज इन सारे देशों की क्या स्थिति है, आप लीबिया को देख सकते हैं, इराक को देख सकते हैं, अफगानिस्तान को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि वहां हालात आज भी और ख़राब हुए। और क्या आप जानते हैं कि ट्रंप का अब अगला निशाना कौन सा देश होगा? पहले नंबर पर ग्रीनलैंड की चर्चा हो रही है। ये रणनीतिक तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इस इलाके में तेल और गैस के अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसकी अमेरिका को बहुत ज़रूरत है। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको के जरिए आ रही ड्रग्स और अवैध घुसपैठ से भी ट्रंप बड़े नाराज हैं। क्यूबा पर वर्षों से कम्युनिस्ट शासन है और ट्रंप इसके घोर विरोधी हैं। अमेरिका अपने एक और करीबी देश पनामा में चीन के बढ़ते प्रभाव को पसंद नहीं कर रहा, इसलिए वहां भी वो ऐसा कुछ कर सकता है। और ट्रंप ने कोलंबिया को ड्रग्स नेटवर्क पर सख्त एक्शन न लेने का उस पर भी आरोप लगाया है। और ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रही हिंसा पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दखल देने की चेतावनी पहले ही दे दी है। ये सारे देश वो हैं जो अब अमेरिका के रडार पर हैं और इन देशों पर अमेरिका की नज़र लगातार बनी हुई है। और खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो इन देशों में कोई भी नया कदम उठा सकते हैं। हम अक्सर आपसे कहते हैं कि हमारे देश में सड़क पर कानून तोड़ना सबसे आसान है। आप सड़क पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। आप सड़क पर जाकर स्टंट कीजिए, रील्स बनाइए, रॉन्ग साइड चलिए, तेज गाड़ी चलाइए, और लोग करते भी हैं। लेकिन अब जो लोग दिल्ली और दिल्ली के पास गुरुग्राम में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। चालान नहीं, एफआईआर होगा। और दिल्ली में तो एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी अभी तक जो लोग सिर्फ चालान देकर बच जाते थे, अब उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने लगे हैं। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के तहत दर्ज की गई है। ये धारा तेज या लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाने को लेकर है। इसमें दोषी होने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। ये एक जमानती अपराध तो है, जमानत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जमानत लेने और गाड़ी छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन और अदालत के कई चक्कर जरूर लगाने पड़ेंगे। हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया वैसे भी बहुत लंबी है। ऐसे में अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो भी जाती है तो शायद वो पूरी जिंदगी दोबारा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की हिम्मत शायद ना करे, और ये उसके लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। दिल्ली में इस समय रॉन्ग साइड में वाहन चलाने पर पहली बार 5000 रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना, जबकि देश के दूसरे राज्यों में पहली बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर जुर्माना 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। दिल्ली में वर्ष 2025 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, 3 लाख, जबकि 2024 में एक साल पहले यह संख्या 2.5 लाख थी। 2025 में दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से करीब 2 लाख गाड़ियों के चालान काटे गए, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे तो हमारे देश में गलत दिशा में गाड़ी चलाना एक स्मार्ट शॉर्टकट माना जाता है, लेकिन इससे कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आज हमारे देश में सड़क हादसे सिर्फ गलती से एक्सीडेंट नहीं होते, बल्कि ये पहले से तय लापरवाही का नतीजा भी होते हैं। 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 1,72,000 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की वजह से हुई। 9,000 लोग। ओवर स्पीडिंग के बाद यह सड़क पर मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामलों में अक्सर जान उस व्यक्ति की जाती है जो राइट साइड पर चल रहा होता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद ही नहीं होती कि सामने से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से भी आ जाएगी। रॉन्ग साइड में वाहन चलाने से रोकने के लिए आप ट्रैफिक पुलिस में कितने लोगों की भर्ती करेंगे? एक बड़ा सवाल यह भी है कि हम क्या हर शहर में, हर सड़क पर, हर ट्रैफिक लाइट पर ट्रैफिक पुलिस के लोगों को खड़ा कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतने लोग हैं? तो इसे ठीक करने के लिए अब हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी बहुत ज़रूरी हो गई है। अब एआई की मदद से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, उस गाड़ी के ड्राइवर का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और फिर उसके बैंक अकाउंट को आपस में हमें जोड़ना होगा, जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
उसी समय पता चल जाएगा कि किसने ये नियम तोड़े हैं। अगर चालान अगर हुआ है तो उसी समय आपके बैंक से आपके पैसे भी कट जाएंगे। आजकल लोग चालान को भी गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप विकसित देशों में जाएंगे तो आपको ट्रैफिक पुलिस का कोई व्यक्ति सड़क पर मिलेगा ही नहीं, आपको वहां पुलिस दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह के जरिए होता है। वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, अपने आप आपके घर पर चालान आ जाएगा और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से होता है और आपको वो चालान देना ही पड़ेगा। आज हम एक सुझाव ये भी देना चाहते हैं कि यातायात से जुड़े इस प्रकार के अपराधों के लिए अलग से एक ट्रैफिक कोर्ट बननी चाहिए, यातायात अदालत अलग होनी चाहिए, जिसमें इन मामलों में तुरंत फैसला हो सके। अब आप देखिए, हमारी अदालतों में तो ऐसे ही इतने सारे केस चल रहे हैं। अगर ट्रैफिक की एफआईआर भी वहीं जाने लगी तो न्याय कैसे होगा? इसलिए ट्रैफिक को लेकर अब एक अलग पूरा सिस्टम बनना चाहिए, एक अलग अदालत बननी चाहिए, ऐसी अदालत जहां पर सिर्फ ट्रैफिक के अपराधों की ही सुनवाई हो। अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने वाले भी दो प्रकार के लोग हैं। पहले वो जो खुद अपनी जान को खतरे में डालते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, जैसे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाई, इस सब को करके वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं, तेज और खतरनाक गाड़ी चलाते हैं, या बहुत सारे लोग तो अब गाड़ी के अंदर बैठकर फिल्म देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा है, हत्या जैसा है। इसलिए ऐसे ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी अपराधी के साथ होती है। तब जाकर आपकी जो सड़कें हैं ये आपके चलने के काबिल होंगी, वरना आज की स्थिति ये है कि आप सड़कों पर चल नहीं सकते। अगर आप राइट साइड में चल भी रहे हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कोई और व्यक्ति रॉन्ग साइड से आएगा और आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। कई बार इतिहास खुद को दोहराता है और ऐसा ही अब आपकी कार के साथ भी होने वाला है। अब कार में बड़े बड़े टच स्क्रीन्स की जगह आपके डैशबोर्ड में मैनुअल बटन्स की वापसी हो रही है, जैसा पहले के ज़माने में हुआ करता था, क्योंकि टच स्क्रीन से सड़क पर दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में कार बनाने वाली कंपनियों ने कारों में उनके डैशबोर्ड से मैनुअल बटन्स हटा दिए थे और उनकी जगह पर बड़ी बड़ी टच स्क्रीन लगा दी थी, वैसी ही टच स्क्रीन जैसे आपके मोबाइल फोन पर होती है। और इन कंपनियों ने इसे फ्यूचरिस्टिक और नई टेक्नोलॉजी बताकर इसकी बड़ी मार्केटिंग की। लोगों को भी बड़ा पसंद आने लगा, उन्हें लगा कि जैसे मोबाइल फोन की एक बड़ी सी स्क्रीन उनकी गाड़ी में लगा दी गई है, देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। कार कंपनियों के लिए ऐसा करना असल में फायदेमंद था, क्योंकि अलग अलग बटन्स और उनके साथ लगने वाली केबल्स की जगह उन्हें अब सिर्फ एक बड़ी टच स्क्रीन लगानी थी, जिसमें जो है सारे ऐप्स और सारे फंक्शंस एक टच स्क्रीन में आ जाते, जिसकी वजह से उनका जो खर्च था वो बहुत कम हो गया। खास तौर पर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आया तो ये टच स्क्रीन और भी ज़्यादा शानदार होते चले गए। आपकी कार के डैशबोर्ड को किसी स्मार्टफोन जैसा बना दिया गया, यानी जैसे ही आप कार के टच स्क्रीन को ऑन करते हैं तो उसके होम स्क्रीन पर स्मार्टफोन की तरह आपको बहुत सारे ऐप्स दिखाई देते हैं। आपका एसी का कंट्रोल, म्यूजिक का कंट्रोल, डीफॉगर जैसे बेसिक कंट्रोल भी इसी टच स्क्रीन के मेन्यू के अंदर छिपे हैं। एक प्रकार से इन्हें छिपा दिया गया है। आपका व्हाट्सएप भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका पूरा फोन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए, जब आप हाईवे पर तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपको अपने एसी का टेम्परेचर सेट करना है, तो आपको स्क्रीन के मेन्यू में जाकर उसे खोजना पड़ेगा। ड्राइविंग के दौरान जो काम पहले सिर्फ 1 सेकंड में होता था, उस काम को करने में अब आपको ज़्यादा समय लगता है और इस दौरान आपकी नज़र सड़क पर नहीं बल्कि आपके टच स्क्रीन पर होती है और ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्रिटेन में वर्ष 2020 में एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि ड्राइविंग के दौरान टच स्क्रीन इस्तेमाल करने से ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो 57% तक धीमा हो जाता है। कुछ मामलों में ड्राइवर 16 सेकंड तक सड़क से नजर हटा लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान टच स्क्रीन पर होता है और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। ड्राइविंग करना और मोबाइल फोन ऑपरेट करना एक जैसा काम नहीं है। गाड़ी चलाते समय आपकी नजर लगातार सड़क पर रहनी चाहिए क्योंकि एक पल की लापरवाही भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसे लेकर यूरोप की सबसे बड़ी कार सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइंस जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स चाहिए
तो कार में जरूरी मैनुअल बटन्स वापस लाने होंगे। आपके इंडिकेटर्स, हैजार्ड लाइट्स, वाइपर्स, हॉर्न और इमरजेंसी सिस्टम जैसे फीचर्स को अब टच स्क्रीन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और ये बदलाव इसी साल से लागू करने होंगे। दुनिया की कुछ बड़ी कार कंपनियां भी अब इन गाइडलाइंस को मानने लगी हैं और इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि टच स्क्रीन की वजह से ड्राइवर का ध्यान भटकता है। अब जर्मनी की 3 बड़ी कार निर्माता कंपनियां फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और पोर्शे के अलावा साउथ कोरिया की हुंडई भी अपनी कारों में बटन सिस्टम को वापस ला रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कारों से टच स्क्रीन खत्म हो जाएंगे? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेविगेशन, कैमरा और कई दूसरे फीचर्स टच स्क्रीन पर रहेंगे, लेकिन कुछ जरूरी कंट्रोल्स के लिए अब गाड़ियों में बटन्स की वापसी करनी ही पड़ेगी। और इस बदलाव का संदेश यही है कि टेक्नोलॉजी से हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती और ड्राइविंग में सुरक्षा और सुविधा सबसे ऊपर है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा में अगर एक चुनना हो तो आपको सुरक्षा चुननी चाहिए। आप याद कीजिए, जब पहले का जमाना था, जब हम अपनी गाड़ियां चलाते थे, तो गाड़ी चलाते चलाते हमारे दिमाग को और हमारे हाथ को, हमारी उंगलियों को कौन सा बटन कहां लगा है ये याद हो जाता था। आप बिना देखे, जैसे जो मंझे हुए टाइपराइटर चलाने वाले लोग होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, वो बिना देखे टाइप करते चले जाते हैं। उसी प्रकार से पहले के ज़माने में लोगों को कौन सा बटन कहाँ लगा है, एसी का बटन कहाँ है, म्यूज़िक का बटन कहाँ है, दूसरे फीचर्स गाड़ी के कहाँ हैं, सब कुछ उन्हें याद रहता था और बिना देखे उनका हाथ सीधे वहीं पर जाता था और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद टच स्क्रीन आया और ये पूरा सिस्टम बदल गया। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी गाड़ियों में वो पुराने ज़माने की जो गाड़ियां हुआ करती थी जिसमें बटन सिस्टम हुआ करते थे, उसे ज़रूर मिस करते होंगे। और ये उन तमाम लोगों के लिए एक खुशखबरी है और कुछ बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने अब ये कह दिया है कि वो वापस अब बटन सिस्टम को अपनी गाड़ियों में ला रहे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हरिद्वार में अगले साल अर्ध कुंभ होने वाला है और इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि अर्ध कुंभ के दौरान गैर हिंदुओं के वहां पर आने पर रोक लगा दी जाए। उत्तराखंड सरकार भी कुंभ मेले को लेकर कुछ सख्त नियमों पर विचार कर रही है। इसके तहत हरिद्वार में गंगा के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हरिद्वार के 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले गंगा नदी के किनारे मौजूद 105 घाटों पर यह प्रतिबंध लागू हो सकता है। इससे पहले हरिद्वार नगर पालिका के वर्ष 1916 और फिर 1953 के नियमों में कुछ गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इतने वर्षों से यह नियम लागू रहने के बावजूद कभी भी इसका पूरी तरीके से पालन किया नहीं गया। हालांकि उत्तराखंड सरकार अब इस नियम को कुछ घाटों से बढ़ाकर पूरे 105 घाटों पर लागू करने की योजना बना रही है और अगले साल अर्धकुंभ में ये नियम लागू हो सकता है, जब वहां गैर हिंदू नहीं जा पाएंगे। वहां की सरकार ऋषिकेश और हरिद्वार को सनातन पवित्र शहर घोषित करने के बारे में सोच रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर साधु संत और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद क्या कह रहे हैं। देखिए, हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से विरोध करते हैं सनातन धर्म का, लेकिन जब व्यवसाय की बात आती है तो व्यवसाय छीनने का काम करते हैं। हरिद्वार तमाम दुनिया के हिंदुओं के लिए एक पवित्र नगरी है
और उसी दृष्टि से यहाँ पर आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। हर हिंदू की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार वो गंगा जी में डुबकी लगाए, गंगा जल का आचमन करे। ये हर हिंदू की इच्छा होती है और इसलिए उनकी जो डिमांड है, लेकिन वो किस रूप में उसको देखना चाहते हैं, ये एक बड़ा विषय है, उसको स्पष्ट होना चाहिए। हरिद्वार और ऋषिकेश सिर्फ कोई आम शहर नहीं है, बल्कि सदियों से भारत की आस्था, तीर्थ और योग के केंद्र रहे हैं। वर्ष 2024 में हरिद्वार में करीब 3.5 करोड़ पर्यटक आए थे, जबकि ऋषिकेश में करीब 10 लाख पर्यटक आए थे। पिछले कुछ वर्षों में भारत में रिलीजियस टूरिज्म तेजी से बढ़ा है और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी जगहें जो हैं, वहाँ पर दो तरह के गैर हिंदू आते हैं। एक वो होते हैं जो वहाँ पर दुकान लगाते हैं, यानी व्यवसाय करने के लिए वहाँ पर आते हैं, जबकि दूसरे वो होते हैं जो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कई बार इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं और ऐसे धार्मिक स्थलों पर ये अराजकता फैलाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के असामाजिक तत्व, जिनकी वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, जिनकी ना तो वहाँ पर कोई आस्था है, ना ही उनका वहाँ पर कोई काम है, ऐसे लोगों को वहाँ कैसे रोका जाए। और कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में गैर हिंदुओं के आने से ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसे नियंत्रित करना, लोगों की सुरक्षा करना और धार्मिक पवित्रता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसे आयोजनों में गैर हिंदुओं पर रोक लग जानी चाहिए? आप हमें लिखकर बता सकते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निःशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। आज हम देश के मशहूर उद्योगपति अनिल अग्रवाल की बात करना चाहते हैं। 71 वर्ष के अनिल अग्रवाल की कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 3 लाख करोड़। लेकिन आज की ये कहानी किसी उद्योगपति की नहीं है। आज की ये कहानी किसी अरबों की कंपनी की नहीं है। आज की ये कहानी एक पिता की है, एक ऐसे पिता की जिसने वो खोया जिसके बाद शब्द भी चुप हो जाते हैं। अनिल अग्रवाल के पुत्र अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। अग्निवेश अग्रवाल अमेरिका में स्कीइंग के दौरान एक हादसे में घायल हो गए थे। स्कीइंग करने के लिए गए थे, दुर्घटना हुई और वो घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार भी हो रहा था और ऐसा लगता था कि अब उनकी जान बच जाएगी, रिकवर कर रहे थे। लेकिन अचानक 7 जनवरी को अस्पताल में एक कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अग्रवाल, जिन्होंने जिंदगी में ऊंचाइयां भी देखी हैं, अब वो गम की एक नई गहराई देख रहे हैं, जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ एक पिता रह जाता है, एक उद्योगपति नहीं। 49 साल की उम्र में अपने बेटे को खो देना और फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट करना जिसमें कोई पीआर नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, बस एक टूटा हुआ दिल दिखाई देता है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और उन्होंने लिखा कि बच्चे को खोने का दर्द माता पिता शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और यहीं से ये कहानी सिर्फ अनिल अग्रवाल की नहीं रहती, ये कहानी उन लाखों माता पिता की हो जाती है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। किसी ने किसी दुर्घटना में, किसी ने बीमारी में, किसी ने युद्ध में और किसी ने उस सिस्टम के तहत जो समय रहते किसी की चीख नहीं सुनता। तो आज ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं वो हर उस माता पिता के लिए है जिसने कभी ना कभी दुर्भाग्यवश अपने बच्चे को खो दिया। सोचिए, जिस बच्चे की उंगली पकड़कर आपने उसे चलना सिखाया, आज वही उंगली आपकी पकड़ से छूट जाए तो जिंदगी किस दिशा में जाएगी। दुनिया कहती है मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि माँ बाप के लिए मजबूत होना असल में सबसे क्रूर सजा होती है ऐसे समय में, क्योंकि उनका दर्द रोने से कम नहीं होता और चुप रहने से खत्म नहीं होता। आज अगर हम इस दुख को समझ पा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो एक बड़े नाम से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसलिए कि ये जो डर है ये हम सब के मन में है। हर माँ बाप के दिल में एक अनकहा डर छुपा होता है
कि उनसे पहले कहीं उनके बच्चे ना चले जाएं इस दुनिया से। आज की ये कहानी संवेदना मांगने के लिए नहीं, सहानुभूति बटोरने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि डिग्री, पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि वो रिश्ता है जिसे हम अक्सर कल के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए आज अपने बच्चों को जरा कस कर गले लगाइए। अगर आप माता पिता हैं तो जान लीजिए आपका ये जो दर्द है, आपका ये जो डर है, ये अनदेखा नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं, कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अपने बेटे की मौत को लेकर अनिल अग्रवाल ने एक अमीर उद्योगपति की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए पिता की तरह एक बड़ा भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि आज मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। हमें लगा कि सबसे बुरा समय अब हमारे पीछे जा चुका है, लेकिन भाग्य की अन्य योजनाएं थी और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। उन्होंने लिखा कि बेटा अपने पिता से पहले जाने के लिए नहीं होता, उसके जाने से हमें इतना गहरा सदमा लगा कि हम अभी तक संभल नहीं पाए। अनिल अग्रवाल ने आगे लिखा कि मेरे लिए वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा दोस्त था, मेरा गौरव था, मेरी दुनिया था। किरण और मैं टूट गए हैं। मैंने अग्नि से वादा किया था कि हम जो कमाते हैं उसका 75% से ज्यादा समाज को वापस देंगे, और आज मैं उस वादे को फिर से दोहराता हूं और एक सरल जीवन जीने का संकल्प करता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना इस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन मैं तुम्हारी रोशनी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अनिल अग्रवाल के इस पोस्ट के जवाब में लिखा कि इस पोस्ट से आपके दुख की गहराई समझ में आती है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपके परिवार को इस दुख से सामना करने के लिए हिम्मत और ताकत दें। अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं। ये जो कंपनी है, ये मेटल, माइनिंग, पावर और ऑयल जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। और अनिल अग्रवाल का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने अपने पिता के साथ शुरुआत में कबाड़ के काम से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत के दम पर आज 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनियों के मालिक हैं। इसलिए अनिल अग्रवाल को एक सेल्फ मेड मैन के रूप में जाना जाता है। एक पिता चाहे 500 रुपए कमाता हो या 50,000 करोड़ कमाता हो, इस तरह के भाग्य के सामने सभी बेबस होते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक पिता के कंधे पर अपने बेटे की अर्थी होती है। ये एक बहुत बड़ा बोझ है अनिल अग्रवाल के कंधों पर, और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं उनके साथ। लेकिन आज उनकी कहानी सुनाकर अपनी संवेदनाएं उन लोगों के लिए भी देना चाहते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने बच्चों को खो दिया। जो माता पिता ये सोचा करते थे कि वो अपने बच्चों से पहले इस दुनिया से जाएंगे, और उनके देखते देखते उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे उनके सामने गए हैं। ये सबसे बड़ा बोझ होता है किसी माता पिता के लिए, और सबसे बड़ा दर्द होता है। और अनिल अग्रवाल की बात देखिए, अब उन्होंने कहा है कि इसके बाद वो और ज्यादा सरल जीवन जिएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद वो अपनी 75% जो संपत्ति है उसे वो दान दे देंगे। यानी आप देखिए कि बच्चे के जाने के बाद एक पिता के अंदर कितनी विरक्ति आती है। शायद प्रकृति उनसे कुछ कहना चाह रही है, और शायद इसीलिए अब वो ये कह रहे हैं कि अब वो और ज्यादा एक सिंपल लाइफ जिएंगे। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।